Hi investors, welcome to SOIC. A man who doesn't know what happened before he was born goes through life like a child. These are the words by चार्ली मंगर, जिन्होंने एक बहुत फेमस फिलोसफर थे सिसरो, उनको कोट करा था. तो अगर आप इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं और आप इंडिया में इन्वेस्टर हैं तो देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. बिकॉज इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कि आपसे पहले क्या हुआ था इंडिया के अंदर, देन यू विल गो थ्रू लाइफ लाइक अ चाइल्ड. देर इज़ अ वेरी गुड बुक रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड, जो मैंने ये बुक कॉलेज टाइम पे भी पढ़ी थी, स्कूल टाइम पे भी पढ़ी थी, एंड इस बुक का भी एक अपडेटेड वर्जन भी आ गया. एंड नेम ऑफ दिस बुक इज इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्र. एंड इस बुक का क्या पर्पज है कि ये बुक आपको सिखाएगी कि इंडिया के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन हुई तो क्यों हुई एंड कैसे हुई, इंडिया के अंदर जो लैंड रिफॉर्म्स थे वो कैसे हुए, इंडिया एक आज एग्रेरियन सोसाइटी पहले क्यों रह गई थी एंड यहाँ पे एग्रीकल्चर पे लोगों का क्यों डिपेंडेंस था, इंडिया में जब हेवी इंडस्ट्री का बिल्डिंग स्टार्ट हुआ तो क्यों इंडिया के अंदर 1950s to 70s के अंदर एक हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का अचीव हुआ, वेराज इतनी ज़्यादा एक्सेलरेटेड ग्रोथ नहीं हुई. फिर 1991 के बाद इंडिया के अंदर जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है तो उसके बाद इंडिया की ग्रोथ रेट इतनी ज़्यादा फास्ट क्यों हो गई. टू बी एन इन्वेस्टर इन इंडिया एंड आपका कॉन्टेक्स्ट एक्सपैंड करने के लिए रीडिंग सच बुक्स बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू. क्योंकि आपको अपने कंट्री बारे में पता होगा कि आपकी कंट्री कहाँ से आ रही है, तभी आप बता पाएंगे कि शायद से आपकी कंट्री कहाँ जा रही है. जैसे हार्वर्ड मार्क्स बार बार बोलते हैं कि जब भी आप किसी चीज़ का टेम्परेचर चेक करते हैं तो टेम्परेचर चेक क्यों करते हैं, ये जानने के लिए कि आज मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, कि वेयर एम आई स्टैंडिंग टुडे. सिमिलरली रीडिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री इज अ मस्ट थिंग टू डू, क्योंकि एज एन इन्वेस्टर ये आपको बताएगी कि आज हम पॉलिटिकली एंड इकोनॉमी वाइज आज इंडिया एज अ कंट्री कहाँ पे है एंड यहाँ पे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज अच्छा कर सकती हैं. तो इस बुक का एक अपडेटेड वर्जन भी है विच आई विल हाईली रिकमेंड यू टू स्टडी. नाउ विदाउट फर्दर अड्यू अब हम बात करते हैं डिविडेंड इन्वेस्टिंग की, क्या क्या तरीके होते हैं डिविडेंड इन्वेस्टिंग करने के. जब हम डिविडेंड इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो हम एकदम फर्स्ट प्रिंसिपल से स्टार्ट करेंगे किसी भी चीज़ को अच्छे से सीखने के लिए. तो डिविडेंड इन्वेस्टिंग होती क्या है. तो डिविडेंड जब एक कंपनी देती है तो इट इज़ नथिंग बट अ कैपिटल एलोकेशन कॉल. एंड कैपिटल एलोकेशन कॉल क्या होती है कि कंपनीज हर साल मुनाफे कमाती हैं एंड कंपनीज जो मुनाफे कमाने के बाद उस मुनाफे की 4 चीज़ें कर सकती हैं या 5 चीज़ें कर सकती है, जो बहुत बड़ी चीज़ है. पहली चीज़ कंपनी क्या कर सकती है कि अपने ही धंधे के अंदर वापस री इन्वेस्ट कर दे. जैसे अभी एशियन पेंट्स ने ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ का केपेक्स अनाउंस करा है, 5 से 6,000 करोड़ का केपेक्स. तो इसका मतलब क्या है कि एशियन पेंट्स अपने जो मुनाफे हैं अपने ही धंधे के अंदर री इन्वेस्ट करने वाले हैं. जैसे एपीएल अपोलो ने अपनी कैपेसिटी ऑलमोस्ट जो एक टाइम पे 80,000 टन पर एनम की थी, आज ऑलमोस्ट 25 लाख टन पर एनम की कर दी है. ऐसा क्यों करा कि उन्होंने अपनी ही दुकान के अंदर वापस इन्वेस्ट कर दिया. अपनी दुकान में इन्वेस्ट करने से उन्होंने क्या करा कि और भी नई नई दुकानें लगाते चले गए. एक दुकान की 2 दुकान, 2 दुकान की 3 दुकान. तो इसका फर्स्ट मीनिंग क्या है कि पहली चीज क्या है कि कंपनीज अपने खुद के बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकती हैं. सेकंड चीज क्या होती है कि कंपनी शेयर बाय बैक कर सकती हैं. तो जब कंपनीज के बाद बहुत सारे पैसे आ जाते हैं, कंपनी एसेट लाइट बिजनेसेस होते हैं. जैसे हमने आईटी कंपनीज में आपने देखा होगा बहुत बारी. तो आईटी कंपनीज के अंदर क्या होता है, अगर आप इन्फोसिस का एग्जांपल ले, विप्रो का एग्जांपल ले या टीसीएस का एग्जांपल ले, यहाँ तक एचसीएल का भी एग्जांपल ले, तो इन कंपनीज में ज्यादातर शेयर बायबैक्स होते हैं. ये कंपनीज डिविडेंड भी देती हैं, उसकी भी बात करेंगे, बट ज्यादातर टीसीएस और इन्फोसिस के केस में शेयर बायबैक्स होंगे. शेयर बायबैक्स का क्या मतलब होएगा कि जो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं उसको ये कंपनीज कम कर देती हैं. तो ये भी एक कैपिटल एलोकेशन का कॉल है, क्योंकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए अर्निंग्स पर शेयर काफी तेजी से बढ़ जाता है. तीसरी कॉल क्या कर सकती है कंपनीज, दैट कंपनीज कैन अक्वायर अदर कंपनीज, माने कंपनीज एमएनए के लिए जा सकती है, दैट इज नोन एज मर्जर एंड एक्विजिशंस. तो यहाँ पे हमने एग्जांपल देखा कि जैसे अभी आरएचआई मैग्नेसिटा ने एक ऑलमोस्ट 630 करोड़ का एक्विजिशन करा है, जो कंपनी 70 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कमा रही है. तो माने आरएचआई मैग्नेसिटा को ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी कहाँ देखी कि इंस्टेड ऑफ गिविंग मनी टू शेयर होल्डर्स थ्रू अ शेयर बायबैक या डिविडेंड, वो उस पैसे से एक एक्विजिशन कर ले. तो इसको हम कहते हैं कि एक थर्ड कॉल ऑफ कैपिटल एलोकेशन है, दैट इज मर्जर एंड एक्विजिशन. एंड फाइनल कॉल ऑफ कैपिटल एलोकेशन क्या होती है, दैट इज रीडिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट्स टू शेयर होल्डर्स बाय डिविडेंड्स. तो जब भी हम कंपनीज की बात करते हैं, पीएनएल स्टेटमेंट की बात करते हैं, जब एंड में मुनाफा आता है पोस्ट टैक्सेस, दैट इज नोन एज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद कंपनीज डिविडेंड देती हैं एंड जितना डिविडेंड पे आउट होता है उसके हिसाब से डिविडेंड पे आउट रेशियो कैलकुलेट होती है. सपोज करते हैं अगर आपकी कंपनी 100 करोड़ का प्रॉफिट है, 100 करोड़ के प्रॉफिट में से जो टैक्सेस के बाद आपका प्रॉफिट आ रहा है, सपोज करते हैं टैक्सेस से पहले आपका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था
वो ऑलमोस्ट 130 करोड़ या 135 करोड़ का था। उसके बाद आपने 25% कॉर्पोरेट टैक्स का जो कॉर्पोरेट टैक्स दिया, उसके बाद आपका 100 करोड़ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। अब इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से, इस 100 करोड़ में से आपने क्या करा, 80 करोड़ का डिविडेंड अनाउंस कर दिया। तो जब आपने जिस मोमेंट में आपने 80 करोड़ का डिविडेंड अनाउंस करा, तो दैट इज नोन एज डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो आपकी कंपनी की जो डिविडेंड पे आउट रेशियो वो 80% होगी। अब आप अपने आप से खुद ही पूछिए कि कौन सी कंपनीज की डिविडेंड पे आउट रेशियो ज़्यादा आएगी, जहाँ पे या तो ऑर्गेनिक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज कम हो, या पे जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा एसेट लाइट बिजनेसेस हो। ये हम आगे जाके भी डिस्कस करेंगे कैसे। इसके बाद हमारे पास एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है डिविडेंड यील्ड का। डिविडेंड यील्ड का सिंपली क्या मतलब है, दैट इज डिविडेंड पर शेयर अपॉन प्राइस पर शेयर। कि अगर आज आपकी कंपनी का एक स्टॉक प्राइस 100 रुपीज़ का है एंड आपके एक शेयर पे कंपनी 5 रुपये का डिविडेंड अनाउंस कर रही है, तो जब आप 5/100 करेंगे तो आपके पास 5% के आसपास की डिविडेंड यील्ड आ जाएगी। कि अगर आप इस कंपनी के अंदर आज 100 रुपये डालते हैं तो आपको 5% का डिविडेंड यील्ड बैठेगा। तो डिविडेंड यील्ड का सिंपली ये मीनिंग है। तो ये तो हमारे फर्स्ट कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से क्लियर हो गए कि हमने कैपिटल एलोकेशन का सीखा कि कंपनीज कैपिटल एलोकेशन कैसे करती है एंड कंपनीज डिविडेंड क्यों देती है, शेयर बायबैक्स क्यों करती है, एमएनए कब करती है, कंपनीज अपने बिजनेस में कब री इन्वेस्ट करती है। फिर हमने सेकंड कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट सीखा, दैट वाज ऑफ डिविडेंड पे आउट रेशियो। एंड थर्डली हमने सीखा है कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंड यील्ड। अब हम सीखते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज पहले डिविडेंड नहीं दे पाती, और फिर हम सीखेंगे कौन कौन सी कंपनीज डिविडेंड देती है। एंड फिर हम ये सीखेंगे कि एसओआईसी का डिविडेंड पिकिंग फ्रेमवर्क या डिविडेंड यील्ड फ्रेमवर्क कंपनीज के लिए क्या है। तो अब हम पहले बात स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज डिविडेंड नहीं देती। तो पहले हम देखते हैं कि कौन से टाइप की कंपनीज डिविडेंड नहीं देती। तो फर्स्ट टाइप ऑफ कंपनीज जो डिविडेंड नहीं देती वो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्पेस में। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंपनीज डिविडेंड क्यों नहीं देती, पहली चीज उनको अपनी बैलेंस शीट पे कैपिटलाइजेशन रखनी पड़ती है, माने उनकी जो कार रेशियो है जिसको हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कहते हैं, तो उनको हर टाइम अपनी बैलेंस शीट पे कुछ कैपिटल मेंटेन करके रखना पड़ता है। एंड दूसरी चीज क्या है कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल के अंदर की जो भी उनके मुनाफे आते हैं उस मुनाफे से वो वापस अपनी कंपनी में जो लोन ग्रोथ को बढ़ा लेते हैं एंड बार बार एक री इन्वेस्टमेंट की साइकिल चलती है। तो यहाँ पे अगर आप बजाज फाइनेंस का एग्जांपल देखेंगे तो पहले हम बजाज फाइनेंस आपके सामने खोलते हैं एंड यहाँ पे अगर आप बजाज फाइनेंस का एग्जांपल देखते हैं देन यू विल गेट एन आइडिया कि बजाज फाइनेंस की डिविडेंड यील्ड 0.27% है। माने पर शेयर बजाज फाइनेंस सिर्फ 0.27% का डिविडेंड देता है। ऐसा क्यों है, अगर आप यहाँ पे आके डिविडेंड पे आउट रेशियो देखते हैं बजाज फाइनेंस का, देन यू विल गेट एन आइडिया कि डिविडेंड पे आउट रेशियो हमेशा 9 से 10% के बीच में ही रहता है, इससे ऊपर डिविडेंड पे आउट रेशियो भी नहीं जाता। फिर हम एक बार कोटक बैंक का एग्जांपल लेते हैं कि कोटक बैंक का डिविडेंड यील्ड कितना है, 0.06% के आसपास। एंड कोटक बैंक के केस में अगर आप डिविडेंड पे आउट रेशियो देखते हैं तो 2% के आसपास है। तो बैंक्स में तो और भी कम है डिविडेंड यील्ड इस टाइम पे। सिमिलरली अगर आप आईसीआईसीआई बैंक के केस में देखते हैं तो आईसीआईसीआई बैंक के केस में डिविडेंड यील्ड 0.56% के आसपास है। एंड यहाँ पे अगर आप आगे डिविडेंड पे आउट रेशियो देखते हैं तो यहाँ पे 14%, 8%, 0%, एक टाइम पे 20-24% था, बट उसका नॉर्म्स भी चेंज हुए कि बैंक्स इससे ज्यादा डिविडेंड पे आउट नहीं कर सकते। तो इस टाइम पे बैंक्स के केस में आपको बार बार देखने को मिलेगा कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल में डिविडेंड यील्ड इतनी ज्यादा नहीं होती। सिमिलरली एक्सिस बैंक के केस में देखेंगे तो इस टाइम पे वन ऑफ द चीपेस्ट नेशनल बैंक्स है, यहाँ पे 0.12% डिविडेंड यील्ड है। डिविडेंड पे आउट देखेंगे कि मुनाफे में से आप कितना डिविडेंड इस टाइम पे दे रहे हैं, तो डिविडेंड पे आउट आपको दिखेगा 2%, 0%, 5%, 0% के आसपास से। सो अगेन फर्स्ट थिंग इज क्लियर कि जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंपनीज हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा डिविडेंड आपको नहीं मिलने वाला। तो दिस इज द फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल की तरफ आते हैं, जो कंपनी शेयर होल्डर फ्रेंडली नहीं है वहां पे भी हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा डिविडेंड ना मिले। तो यहाँ पे मैं एक कंपनी का एग्जांपल लेता हूँ। तो यहाँ पे हम एक कंपनी देखते हैं, आई वोंट नेम द कंपनी, ये एक श्रिम्प फीड मैन्युफैक्चरर है एंड यहाँ पे इवन तो आपको डिविडेंड यील्ड 1.34% दिखेगा, बट इस कंपनी के केस में क्या रहा है कि इस कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर बहुत टाइम से कैश और इन्वेस्टमेंट्स इकट्ठे हो रही हैं। आज बैलेंस शीट का साइज है 2516 करोड़ का, वेराज 931 करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स है। माने ऑलमोस्ट 40% ऑफ द बैलेंस शीट इज इन कैश एंड इन्वेस्टमेंट्स। एंड अगर आप कैश एंड इक्विवेलेंट्स देखते हैं तो 75 करोड़ के हैं। तो माने 1000 करोड़ के कैश एंड इन्वेस्टमेंट्स है बैलेंस शीट के ऊपर, वेराज 2500 करोड़ की बैलेंस शीट है, जिसमें से ऑलमोस्ट 40% ऑफ द बैलेंस शीट इज इन कैश एंड इन्वेस्टमेंट्स। एंड कंपनी हैज बीन पेइंग डिविडेंड्स, पर जितना कंपनी डिविडेंड दे सकती थी उतना नहीं दे रही है एंड शेयर होल्डर्स ने इस कंपनी को क्वेश्चन करना भी स्टार्ट कर दिया इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल्स में। यहाँ पे एक आपको और कंपनी का एग्जांपल देता हूँ। तो यहाँ पे एक ली इलेक्ट्रिकल्स करके कंपनी है। तो ये बहुत फनी केस है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर इस कंपनी का एक ब्रांड होता था लॉयड के नाम से। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका शेयर प्राइस 318 का होता था और आज 2 रुपए का शेयर प्राइस रह गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस कंपनी ने जब अपने ब्रांड को बेचा तो आपको यहाँ पे दिखेगा ली
इलेक्ट्रिकल्स के नाम से। तो अगर आप लील इलेक्ट्रिकल्स के केस में देखते हैं, यहाँ पे न्यूज में आके देखते हैं, तो सेबी प्रोब इनटू लील इलेक्ट्रिकल सीज अ ट्विस्ट, सेबी प्रोब्स लील इलेक्ट्रिकल प्रमोटर्स, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि बेसिकली इस कंपनी ने अपना जो लॉयड ब्रांड है वो इन्होंने सेल ऑफ कर दिया था, किसको, हैवेल्स को। अगर आप यहाँ P&L स्टेटमेंट में भी देखेंगे तो 686 करोड़ का एक अदर इनकम की लाइन आइटम दिखेगी आपको 2018 में। असूलन ये डिविडेंड यील्ड या फिर ये एज अ बम्पर डिविडेंड शेयर होल्डर्स के पास ये पैसा आना चाहिए था, बट इस कंपनी ने ये पैसा शेयर होल्डर्स को नहीं दिया और अपनी सब्सिडीज को ही करके इस पैसे को साइफन ऑफ कर लिया। एंड आज आई थिंक दिस कंपनी हैज बीन डी लिस्टेड, या फिर कंपनी अगर ट्रेड होती है तो बहुत मार्केट कैप इस टाइम पे 10 करोड़ का रह गया सिर्फ। सिमिलरली यहाँ पे एक गुड एग्जाम्पल आप क्या देख सकते हैं, तो गुड एग्जाम्पल में हमारे पास एक जेबी केमिकल्स आता है। तो जेबी केमिकल्स ने 2012-13 में अपना एक ऑपरेशनल बिजनेस बेचा था रशिया के अंदर, एंड उस बिजनेस को बेचने के बाद जेबी केमिकल्स ने पूरा का पूरा वहां पे उस टाइम पे डिविडेंड दे दिया था। आई थिंक दिस वाज समवेयर क्लोज टू समवेयर बिटवीन 2012 टू 2014 के आसपास। यहाँ पे आप देख सकते हैं 789 करोड़ की अदर इनकम है, एंड उस टाइम पे जेबी केमिकल्स ने एक बहुत ही बड़ा डिविडेंड दिया था शेयर होल्डर्स को। आप देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उस टाइम पे 678 करोड़ का था, जिसमें से इन्होंने 350 करोड़ के आसपास का डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। माने ऑपरेशनल बिजनेस बेचने के बाद अगर आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो दिस मींस योर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज रियली क्लीन एंड यू आर फॉलोइंग एथिकल प्रैक्टिसेस। आप शेयर होल्डर के साथ वेल्थ शेयर करना चाहते हैं। तीसरी टाइप की कंपनी जो हमें अवॉइड करनी चाहिए जब हम हाई डिविडेंड यील्ड्स की बात करें, तो थर्ड टाइप ऑफ कंपनी विच वी हैव टू लुक फॉर इज दोज कंपनीज जो जिनका हाई ग्रोथ फेज है, या फिर वो कंपनी जिनकी पी रेशियो बहुत ज्यादा है। तो अगर आप यहाँ एशियन पेंट्स का एग्जांपल लेंगे तो एशियन पेंट्स की डिविडेंड यील्ड यहाँ पे 0.61% दिखेगी आपको। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि एशियन पेंट्स की पी रेशियो इस टाइम पे 80 टाइम्स है। तो इसका मतलब क्या है कि बिकॉज की स्टॉक प्राइस की पी रेशियो बहुत ज्यादा है, इस वजह से डिविडेंड अपॉन बेसिकली स्टॉक प्राइस, इस वजह से आपकी डिविडेंड यील्ड भी बहुत कम है। जितना ज्यादा वैल्यूएशन होगा कंपनी का, जितनी ज्यादा पी होगी, उतनी कम कंपनी की डिविडेंड यील्ड होगी। अगर आप इस बात को नहीं मानते तो और एग्जांपल्स देखते हैं। सिमिलरली आप डीमार्ट का एग्जांपल देखिए, डीमार्ट की तो 0% है क्योंकि डीमार्ट बिजनेस में ही री इन्वेस्ट कर देता है सारा। सिमिलरली आप एस्ट्रल का एग्जांपल देख सकते हैं, एस्ट्रल का 0.15% है क्योंकि 82 की पी है। सिमिलरली आप यहाँ नवीन फ्लोरिन का एग्जांपल देख सकते हैं कि 0.36% की डिविडेंड यील्ड है, वेयरएज पी रेशियो 80 टाइम्स की है। और यहाँ पे अगर आप एग्जांपल देखना है तो टाटा एलेक्सी का भी देख सकते हैं। तो टाटा एलेक्सी की डिविडेंड यील्ड 0.58% है क्योंकि पी रेशियो 70 टाइम्स की है। तो यहाँ पे जितनी ज्यादा पी रेशियो होगी आपकी, आपका उतना कम आपका डिविडेंड यील्ड होगा। सो दीज टाइप ऑफ स्टॉक्स आल्सो गेट एलिमिनेटेड जब हम स्पेशली डिविडेंड यील्ड इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं। जो हम फाइनल टाइप का एग्जांपल देखते हैं तो यहाँ पे ऐसी कंपनीज आएंगी समथिंग लाइक कैस्ट्रॉल। तो कैस्ट्रॉल इंडिया में आपको दिखेगा कि कैस्ट्रॉल इंडिया में डिविडेंड यील्ड इवन दो 2.36% है, बट कैस्ट्रॉल इंडिया में क्या प्रॉब्लम रहती है कि अगर आप CY17 में इनकी वॉल्यूम देखते हैं तो वॉल्यूम इनकी 50 मिलियन लीटर्स के आसपास थी Q1 में, जो आज भी ऑलमोस्ट Q2 ऑफ करंट ईयर 22 में 56 मिलियन लीटर्स की है। तो बेसिकली क्या प्रॉब्लम है कि इस बिजनेस में ग्रोथ नहीं है। तो जहां ग्रोथ नहीं होती उसको हम वैल्यू ट्रैप कहते हैं। बिना ग्रोथ के, बार बार मैं कहता हूं, वैल्यूएशन कैन गो है, वैल्यूएशन बेसिकली आपकी इज नथिंग। बेसिकली इंडिया इज अ ग्रोथ मार्केट। तो जब हम डिविडेंड इन्वेस्टिंग की भी बात करें तो हमें क्या चाहिए कि कोर बिजनेस के अंदर ग्रोथ होनी चाहिए। कोर बिजनेस में अगर 10-12% की भी ग्रोथ है तो वहां से अगर डिविडेंड आपको आ भी रहे हैं तो देन इट इज सफिशिएंट। बट यहां अगर आप कैस्ट्रॉल इंडिया के केस में देखते हैं तो कैस्ट्रॉल इंडिया के केस में आपको दिखेगा कि इनकी जो सेल्स है, सेल्स इस बिजनेस की लास्ट 10 ईयर्स में बेयरली डबल हुई है। तो बेसिकली इन्फ्लेशन रेट के साथ भी कीप अप नहीं कर पा रही। एंड इस बिजनेस का जो नेट प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 670 करोड़ से 2016 में आज 809 करोड़ हुआ है, जिसमें पार्टली रीजन था कि टैक्सेस, कॉर्पोरेट टैक्स रेट इंडिया में 36%, 33% से 26% के आसपास हो गया। सो दीज आर ऑल्सो द टाइप ऑफ कंपनीज वी लाइक टू अवॉइड व्हेन वी आर लुकिंग फॉर डिविडेंड यील्ड इन्वेस्टमेंट्स। एक और आपको मैं एग्जांपल देता हूं, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल एग्जांपल हो सकता है, बट दीज आर अनदर टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स विच we actually do not prefer because we have seen like what has happened to companies। तो यहाँ पे मैं आपको कोलगेट का एग्जांपल देखता हूँ। अब आप सोचोगे कि कोलगेट का एग्जांपल क्यों दे रहे हैं, क्योंकि कोलगेट का इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि कोलगेट हैज बीन लूजिंग मार्केट शेयर। तो कोलगेट का अगर आप टूथपेस्ट मार्केट में मार्केट शेयर देखते हैं तो 2018 में 49% था और आज 46.9% के आसपास है। So companies which are losing market share, which are underperforming the industry, companies where sales growth are less than the GDP growth, कोलगेट के केस में लास्ट 5 ईयर की सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो 5% के आसपास है,
प्रॉफिट ग्रोथ आपको इसलिए ज़्यादा दिखेगी क्योंकि इंडिया के अंदर टैक्स रेट्स वर ऑल्सो रिड्यूस इन 2019, तो उसकी वजह से आपको एक बैड फिगर भी दिख सकता है। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग टू कंसिडर, इसकी मार्जिन आपका कोलगेट के केस में बहुत ज़्यादा कितना बढ़ सकता है ये भी आपको चीज़ सोचनी पड़ेगी। और कोलगेट एक थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है आपके और मेरे बीच में, बट यहाँ पे 2.49% डिविडेंड यील्ड है, बट दीज आर ऑल्सो द साइंस ऑफ वैल्यू ट्रैप कंपनीज। और एक अगर हम फाइनल कंपनी का एग्जांपल है जहां पे मैं टिपिकली ऐसी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट नहीं करता, तो यहाँ पे अगर हम न्यूज़पेपर स्टॉक्स के अंदर एक कंपनी देखते हैं तो यहाँ पे आपको डिविडेंड यील्ड दिखेगी कि इस कंपनी की ऑलमोस्ट 6% के आसपास है। बट प्रॉब्लम अगेन क्या है न्यूज़पेपर स्टॉक्स में कि इट्स अ डाइंग इंडस्ट्री। आज कोविड के बाद क्या हुआ है कि बहुत सारे लोग अपने घर पे न्यूज़पेपर नहीं मंगा रहे, वी हैव शिफ्टेड टू रीडिंग न्यूज़ ऑनलाइन। तो जब भी आपके बिजनेस में दो हिस्से हैं, एक तो डिविडेंड यील्ड है कि जो मुनाफे के बाद शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलना है, एंड पहली चीज है जो आपके कोर बिजनेस की ग्रोथ है। अगर कोर बिजनेस आज से 15 साल बाद रेलिवेंट नहीं होएगा तो डिविडेंड यील्ड का कुछ नहीं होने वाला। आपकी डिविडेंड यील्ड विल एंड अप बिकमिंग अ वैल्यू ट्रैप। सो रिमेंबर दीज 4 पॉइंट्स की ऐसे 4 टाइप्स के बिजनेसेस में हम लोग इन्वेस्ट नहीं करते अगर हम डिविडेंड यील्ड इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे 4 तरीके के नहीं तो हम किस टाइप के बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं, तो हम उनके साथ साथ एग्जाम्पल्स देते हैं। बट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड देयर आर 4 की थिंग्स अबाउट द SOIC मेंबरशिप। सो वन ऑफ द फर्स्ट की थिंग इज कि आप सबको सबसे ज़्यादा डाउट क्या होता है कि आपको एक्चुअली में अकाउंटिंग सीखने का डाउट है, एंड एक रिटेल इन्वेस्टर को और क्या डाउट है कि वो फंडामेंटली या टेक्निकली स्टॉक्स को कैसे ढूंढे। तो एज अ पार्ट ऑफ SOIC बिजनेस एनालिस्ट कोर्स या SOIC इंटेंसिव कोर्स जो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, वी टॉट यू अबाउट अकाउंटिंग, माने कैश फ्लो बारे में, बैलेंस शीट बारे में, इनकम स्टेटमेंट बारे में, साथ साथ एक कंपनी का वैल्यूएशन कैसे करते हैं उसके बारे में, एंड फाइनली हाउ यू कैन वैल्यू कंपनीज इंडिपेंडेंटली, एंड कैसे आप एक स्टॉक ढूंढ सकते हैं स्क्रीन लगा के, और टेक्निकली भी आप कैसे ढूंढ सकते हैं उसका भी एक सेपरेट कोर्स बन रखा है 4 आवर्स का। एंड दिस कोर्स इज फॉर ऑलमोस्ट 30 to 32 आवर्स जो इंटेंसिव कोर्स है। सेकेंड की प्रॉब्लम क्या है रिटेल इन्वेस्टर की आज, कि एक रिटेल इन्वेस्टर को बेसिकली सेक्टर्स के बारे में आइडिया नहीं है। तो हमने SOIC सेक्टोरल एनालिसिस में मल्टीपल सेक्टर्स कवर करे हुए हैं। मल्टीपल सेक्टर्स में क्या क्या कवर करा हुआ है, तो हमने डिफरेंट आपके सेक्टर्स लाइक हॉस्पिटल सेक्टर कवर करा हुआ है, उसके साथ साथ आपका केमिकल्स का सेक्टर कवर करा था, फिर बैंकिंग सेक्टर कवर करा गया, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, IT सेक्टर, एंड अब हम सून QSR सेक्टर भी करने वाले हैं सेकंड वीकेंड ऑफ नवंबर में। एंड साथ साथ हम SOIC ट्राइब मेंबर्स को हम टेम्परेचर चेक्स भी भेजते रहते हैं। जैसे अभी हमने एक हॉस्पिटल सेक्टर में एक रिसेंटली न्यूली लिस्टेड प्लेयर था, तो उसका भी हमने एक SOIC ट्राइब मेंबर्स के एक न्यू प्रेजेंटेशन करी थी जो सारे ट्राइब मेंबर्स ने देखी थी। सो दैट इज द सेकंड की एस्पेक्ट ऑफ द SOIC मेंबरशिप। थर्ड की एस्पेक्ट क्या है कि आज रिटेल इन्वेस्टर्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आप दूसरे इन्वेस्टर्स या जो लर्नेड इन्वेस्टर्स हैं उनके एक्सपीरियंस से सीखना चाहते हैं। सो फॉर दिस वी हैव बॉट द SOIC मास्टर क्लास विद सुपर इन्वेस्टर्स, जहां पे हम डिफरेंट इन्वेस्टर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे होस्ट करते हैं, एंड जहां पे SOIC ट्राइब मेंबर्स उनसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, एंड जितनी भी पास्ट रिकॉर्डिंग्स है दैट इज अवेलेबल इन वन SOIC मेंबरशिप। एंड फाइनली क्या चीज है कि फाइनली अगर आपका जो भी SOIC फाइनेंशियल लिटरेसी का कोर्स विच इज जस्ट बीइंग शॉर्ट, तो ये कोर्स पहले अलग करने का पार्ट था, बट अब हम एक SOIC मेंबरशिप का ही पार्ट है। ये ऑलमोस्ट 15 to 20 आवर्स का कोर्स है जिसके अंदर आपको A to Z ऑफ इन्वेस्टमेंट सिखाया जाएगा कि आप कैसे म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हैं, कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, क्या क्या टाइप के एसेट क्लासेस होते हैं, गोल्ड क्या है, रियल एस्टेट क्या है, रेगुलर फंड्स क्या है, डायरेक्ट फंड्स क्या है, ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ द SOIC फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द SOIC मेंबरशिप। सो ऑल दीज 4 कोर्सेज आर पार्ट ऑफ वन SOIC मेंबरशिप, एंड करंटली बिकॉज इस टाइम पे दिवाली आ रही है, सो देयर इज अ ऑफर ऑफ SOIC दिवाली 10 which will give you almost a 10% off on the SOIC membership, but eventually ये जो membership है इसके 4 courses अलग हो जाएंगे which will cost you somewhere close to 30,000, but if you apply for it today so you can get a 10% off on the current base price, and link to registration is there in the description below. Now coming back to video, अब हम वीडियो के अंदर बात करते हैं कि आप कौन कौन से टाइप के स्टॉक्स हम सिलेक्ट करते हैं इस केस में। तो यहाँ पे सिंपली आके हम एक सिंपल स्क्रीन लगा के देखते हैं क्या है ये स्क्रीन। बेसिकली ये स्क्रीन आपको क्या बताएगी कि एक क्रिएट न्यू स्क्रीन में आइए, एंड यहाँ पे आके सिंपली सर्च कीजिए डिविडेंड यील्ड ऑफ मोर देन 3%, एंड जैसे ही यू विल रन दिस क्वेरी यू विल गेट 119 कंपनीज। अब इन 119 कंपनीज से भी हमें एक टाइप की और कंपनीज एक्सक्लूड करनी है। किस टाइप की कंपनीज एक्सक्लूड करनी है? जहां पे कुछ सिक्लिकलिटी का एलिमेंट हो। अब मैं वही आपको बार बार कहता हूँ कि नो इन्वेस्टिंग इज सेफ प्रूफ इन्वेस्टिंग। जैसे यहाँ पे एक पॉलीप्लेक्स का एग्जांपल लेते हैं, नो डाउट गोल्ड स्टैंडर्ड गवर्नेंस है, बट प्रॉब्लम क्या है कि पॉलीप्लेक्स, कॉस्मो फिल्म्स या फिर जिंदल पॉली फिल्म्स हो गया, ऑल दीज आर सिक्लिकल बिजनेसेस। सिक्लिकलिटी यहाँ पे क्या है
कि एक्चुअली यहाँ पे जब अगर 2013 टू 15 का एग्जाम्पल देखते हैं तो मार्जिन आप देखेंगे 739%, तो बहुत ज़्यादा ही सप्लाई एक ही दम आ गई थी और डिमांड इतनी तेजी से नहीं बढ़ी थी। सिमिलर प्रॉब्लम इस पॉली पैकेजिंग इंडस्ट्री में अगले 2-3 साल में होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, एंड इस वजह से इनके जो मार्जिन है दीज आर सिक्लिकल। तो यहाँ पे डिविडेंड यील्ड इवन तो आपको 6% दिखेगी, बट यहाँ पे हो सकता है कि अर्निंग्स आपकी शायद से मार्जिन आपके कोलैप्स कर जाए। तो हो सकता है अगर आप बॉटम मार्जिन मिले तब आपको डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा मिले तो देन इट कैन बी अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी, बट लेट द मार्जिन इरोजन प्ले आउट फर्स्ट इन सिक्लिकल कंपनीज। बट ज्यादातर सिक्लिकल कंपनीज में हम लोग रिस्क नहीं लेते डिविडेंड यील्ड का, क्योंकि डिविडेंड यील्ड इन्वेस्टिंग का फर्स्ट पर्पस क्या है, सेफ्टी ऑफ कैपिटल, एंड सेकंड प्रिंसिपल इज रिटर्न ऑन कैपिटल। एचईजी का एग्जांपल देखते हैं तो अगेन ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड की स्टोरी है। यहाँ पे डिविडेंड यील्ड देखेंगे 3.65% का है, बट यहाँ पे मार्जिन देखेंगे तो मार्जिन सीसॉ की तरह घूमते हैं, कभी 9%, कभी 63%, कभी 71%, तो कभी 0%, कभी -4, तो कभी 25%। एंड दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि यहाँ पे भी एक एलिमेंट ऑफ सिक्लिकलिटी है इंडस्ट्री के अंदर, बिकॉज इट्स अ सिक्लिकल, तो सिक्लिकल कंपनीज में डिविडेंड यील्ड इन्वेस्टमेंट करने का ज्यादा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर प्राइस इरोजन इतना हो गया तो आपका डिविडेंड आपको वैसे भी नहीं बचा पाएगा, क्योंकि कंपनी की जो अर्निंग्स है बहुत तेजी से कोलैप्स हो जाती है जब अंडरलाइन कमोडिटी के प्राइसेस कोलैप्स होते हैं। पर यहाँ पे फिर आप सोचेंगे तो मोहित किस टाइप की कंपनीज में हमें देखना चाहिए, तो मैंने आपको बोला कि सिक्लिकल कंपनीज अवॉइड कर दो, स्लो ग्रोइंग कंपनीज जो बिल्कुल वैल्यू ट्रैप्स है उनको अवॉइड कर दो, जो डाइंग कंपनीज है उनको अवॉइड कर दो। फिर हमने बात करी कि डिविडेंड डील के अंदर कैसे बेवकूफ नहीं बनना, तो फ्रॉड कंपनीज को अवॉइड कर दो। तो बेसिकली दीज आर सम ऑफ द कंपनीज वी अवॉइड। बट हम देखते कैसे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे मैं आपके साथ यहाँ पे एक कंपनी डिस्कस करता हूँ, तो फर्स्ट कंपनी जो हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं दैट इज बाय द नेम ऑफ पावर ग्रिड। तो पावर ग्रिड जैसी कंपनी का एक अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो इट इज इंडियाज लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन कंपनी। तो इंडिया की लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन कंपनी है जो आज 5.4% डिविडेंड यील्ड पे है। पहली चीज तो आपका डिविडेंड यील्ड 5.4% है, तो माने हमारा जो एक क्राइटेरिया 2 बकेट में से डिविडेंड यील्ड का टिक हो रहा है कि डिविडेंड यील्ड 3% से ऊपर जा रही है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, द बिजनेस हैज टू बी ग्रोइंग, कि बिजनेस का कोर बिजनेस धंधा ग्रो कर रहा होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर आप ग्रोथ देखते हैं तो आपको यहां पता लगेगा कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लास्ट 5 इयर्स के अंदर ऑलमोस्ट 14% केगर पे ग्रो करा है, लास्ट 3 इयर्स में 10% केगर पे ग्रो करा है, एंड लास्ट 10 इयर्स में 16% केगर पे ग्रो करा है। डिविडेंड पर शेयर इन केस ऑफ पावर ग्रिड हैज ग्रोन फ्रॉम 2.14 रुपीज टू 14.75 रुपीज। तो 2013 में 2.14 रुपीज होता था डिविडेंड पर शेयर, आज 14.75 रुपीज हो गया। सो अगेन जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, तो 2013 में अगर किसी ने स्टॉक लिया था 2013 के अंदर, तो 2013 के अंदर ये स्टॉक प्राइस था 82 रुपीज का, एंड 82 रुपीज पे आपकी ओरिजिनल बाइंग पे क्या डिविडेंड यील्ड बैठती है। आज अगर 14 रुपीज का आपको डिविडेंड मिल रहा था तो ओरिजिनल बाइंग पे ऑलमोस्ट 15 to 16% डिविडेंड यील्ड बैठती, विच इज मच बेटर देन अ फिक्स्ड डिपॉजिट। सो हमारे 2 क्राइटेरियाज ही हैं डिविडेंड यील्डिंग कंपनीज में, फर्स्ट द प्रॉफिट्स हैव टू ग्रो एंड सेकंड इज द डिविडेंड यील्ड हैज टू बी मोर देन 3%। और यहाँ पे अगर हम एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं तो सेकंड एग्जांपल हमारे पास यहाँ आईटीसी आता है। तो आईटीसी का डिविडेंड यील्ड यहाँ पे 3.29% का है, एंड आईटीसी के केस में अभी आई थिंक इनके जो रिजल्ट्स आए थे दे वर आल्सो वेरी वेरी पॉजिटिव। 4,682 करोड़ के आसपास का इनका बेसिकली पैट आया इस क्वार्टर में, विच इज मच बेटर। आईटीसी में अगेन स्लो ग्रोथ है, इट्स नॉट लाइक कोलगेट दैट इट इज लूजिंग मार्केट शेयर, बट यहाँ पे आईटीसी में भी देख सकते हैं आप 2016 से लेके अभी तक सेल्स ऑलमोस्ट डबल हो गई हैं, विराज प्रॉफिट ये जो ईबिटा है ईबिटा 8-10% के आसपास ग्रो कर रहे हैं। अब देखते हैं लास्ट 5 इयर्स में 8% की ग्रोथ है, ट्रेलिंग 12 मंथ में 21% की ग्रोथ है। एंड आईटीसी के केस में डिविडेंड पे आउट रेशियो बहुत अच्छा है, तो इन्होंने अभी रिसेंटली कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी भी निकाली है कि मोर देन 85% ऑफ आवर कैपिटल और द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी विल बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड्स। सो अगेन दिस इज वन ऑफ द गुड डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज जो आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे और क्या देखते हैं, एक और कंपनी जो फिल्टर हो जाती है इस अप्रोच में, दैट इज एचसीएल टेक्नोलॉजीज। एचसीएल टेक्नोलॉजी जो हमारे 2 क्राइटेरिया क्या है, द कोर बिजनेस हैज टू ग्रो इवन इफ स्टेबल ग्रोथ ऑफ 8 to 12%, एंड सेकंड क्राइटेरिया इज कि डिविडेंड यील्ड आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो एचसीएल के केस में अगर आप देखते हैं कि कोर बिजनेस की ग्रोथ देखते हैं तो कोर बिजनेस हैज ग्रोन एट 9%, लास्ट 3 इयर्स में 10%, ट्रेलिंग 12 मंथ में 10%, और लास्ट 10 ईयर में प्रॉफिट्स इनके 23% पे ग्रो है। लास्ट 5 इयर्स में ऑलमोस्ट अगर आप 2016 से देखते हैं तो अर्निंग्स इस कंपनी की 5,600 करोड़ से ऑलमोस्ट 13,815 करोड़ हो गए, एंड इस कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट रेशियो 84-85% आ गया। रिसेंटली इस कंपनी ने 10 रुपये पर शेयर का भी डिविडेंड अनाउंस करा है,
एंड इस कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है 3.74% के आसपास है, विच इज प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट इन लार्ज कैप आईटी कंपनीज की इनका डिविडेंड पे आउट रेशियो बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इस कंपनी ने जो अपनी डिविडेंड पॉलिसी है वो भी अनाउंस कर रखी है कि हम ऑलमोस्ट मोर देन 75 to 80% ऑफ आवर प्रॉफिट्स विल रीडिस्ट्रीब्यूट टू शेयर होल्डर्स, क्योंकि एसेट लाइट बिजनेस है, इनका इस प्रॉफिट्स का कुछ काम ही नहीं है. सो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ बिजनेसेस जो हमने डिस्कस करे. तो यहाँ पे हम अगली टाइप की कंपनी में आते हैं. तो अगली टाइप की कंपनी क्या है? तो बेसिकली अगली टाइप की कंपनी आपका कमोडिटी बिजनेस में, बट सीमिंगली आपको उनके मार्जिन देखेंगे तो आपको कमोडिटाइज नहीं दिखेंगे. तो यहाँ पे आपको डिविडेंड यील्ड, आपकी डिविडेंड यील्ड कितनी है? 7.54% के आसपास है. पर डिविडेंड यील्ड सिर्फ 7.54% के आसपास नहीं है. यहाँ पे अगर आप और चीज भी देखते हैं इस कंपनी के अंदर, देन यू विल फाइंड कि यहाँ पे अभी जिंक के अंदर ये एक तरीके का मोनोपोली बिजनेस है. सो इट्स अ कमोडिटी मैन्युफैक्चरर जो जिंक के अंदर है. तो जिंक के अंदर तो है, बट इस कंपनी के अंदर इंटरेस्टिंग है कि अगर आप इस कंपनी के प्रॉफिट्स देखेंगे तो इस कंपनी के प्रॉफिट्स एक बहुत ही स्लो पेस पे, जो डिविडेंड जो जीडीपी की ग्रोथ है उतनी पेस पे ही ग्रो करते हैं. बट व्हाट इज इंटरेस्टिंग इन दिस कंपनी इज कि इस कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट है वो काफी तेजी से ग्रो करता है. जैसे 2013 में इस कंपनी का डिविडेंड पर शेयर 3.1 रुपीज था, जो आज 2022 में डिविडेंड पर शेयर 21.3 रुपीज के आसपास है. यस, ये हमारे हो सकता है हमारी डिविडेंड फ्रेमवर्क के रैंकिंग में थोड़ी सी लोअर रैंक्ड कंपनी हो अगर आप खुद एनालाइज करें. बट यहाँ पे क्या होता है कि इस कंपनी के केस में कि ये कंपनी काफी बारी ऐसा भी करती है कि ये कंपनी अपनी पेरेंट के डेट को पे ऑफ करने के लिए भी बम्पर डिविडेंड्स अनाउंस करती है. एंड जब ये बम्पर डिविडेंड अनाउंस करती है तो डिविडेंड पे आउट रेशियो आप यहाँ देखेंगे एक टाइम पे 149% चली गई थी, माने अर्निंग से ज्यादा डिविडेंड दे दिया. यहाँ पे 113% चली गई थी. एंड यहाँ पे क्या कि आपकी डिविडेंड यील्ड धीरे धीरे ग्रो करते ही जा रही है. इवन दो इट्स अ कमोडिटी बिजनेस, बट ये वर्ल्ड के अंदर वन ऑफ द लोएस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ जिंक है. अगर इसमें थोड़ा सा भी कमोडिटी एलिमेंट को कोई एक निवेशक ठीक से टाइम कर सकता है, तो दिस कुड बी एन इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी व्हेन इट कम्स टू डिविडेंड्स. एंड यहाँ पे अगर आप ऑपरेटिंग मार्जिन देखते हैं तो 56 to 51% के बैंड में हमेशा से मेंटेन्ड है. अगले बिजनेस की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, सो दैट इज ऑल्सो थोड़ा सा हम रिस्की वाली कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, जहाँ पे रिटर्न ऑफ कैपिटल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज पीसीबीएल, फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड, जो इस टाइम पे कार्बन ब्लैक का आई थिंक 3rd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है. एंड यहाँ पे क्या है कि अभी इनकी कैपेसिटी 5 लाख टन की है, जो 1,30,000 टन से एक्सपैंड कर रहे हैं. एंड ये स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक में आ रहे हैं. इस पर हमने वीडियो भी बनाई थी, आप देख सकते हैं. इसका भी डिविडेंड यील्ड 3.59% है. बट इस बिजनेस के अंदर जो अभी प्रॉफिट ग्रोथ अभी तो आपको टीटीएम पे 8% दिख रही है, लास्ट 5 ईयर्स में 44% का केगर दिखेगा. बट आई थिंक इस बिजनेस में वॉल्यूम ग्रोथ 8-10% की हो सकता है, वो हम यहाँ पे कोई फ्यूचर प्रेडिक्शंस कभी नहीं दे सकते. बट इस बिजनेस के एक्सपेंशन प्लान्स जो है आपको उससे बेसिस पे जज करना पड़ेगा कि क्या ये बिजनेस 6 या 8% से भी वॉल्यूम को अपनी ग्रो कर सकता है या नहीं कर सकता. जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस बिजनेस की जो यहाँ पे जो ईबिटा मार्जिन है 8.8% से आज ऑलमोस्ट 15% का है. एंड यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि इस कंपनी का कैपेक्स प्लान कितना है, तो कैपेसिटी एक्सपेंशन इस कंपनी की ऑलमोस्ट इस टाइम पे 1,30,000 टन के आसपास का यहाँ पे अभी कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान है, विच ऑल्सो सीम्स टू बी इंटरेस्टिंग. कि यहाँ पे ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है 650 करोड़ का फॉर 1,47,000 टन ऑफ कार्बन ब्लैक एंड 24 मेगावाट्स ऑफ पावर कैपेसिटी, जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए. एंड साथ साथ यहाँ पे जो स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक है उसके अंदर भी आ रहे हैं. बट दिस कुड बी अ रिस्की आइडिया इन नेचर, क्योंकि यहाँ पे एक सिक्लिकलिटी का एलिमेंट रहता है. बट दिस इज अगेन फिटिंग इनटू दैट फ्रेमवर्क, या स्लो ग्रोइंग बिजनेस बट वेरी हाई डिविडेंड पे आउट्स. इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कौन सा एग्जांपल आता है? सिमिलरली अब हम थोड़े से और सिक्लिकलिटी वाले रेंज में चलते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास 2 बिजनेसेस आएंगे सिक्लिकलिटी में. एक का नाम है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, जिसका डिविडेंड यील्ड आज 4.74% है. एंड आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के केस में क्या है कि इट्स अ ब्रोकर. एंड ब्रोकर के केस में भी अगर आप यहाँ देखते हैं तो इनके लास्ट 5 ईयर्स में प्रॉफिट्स 32% केगर पे ग्रो करें, लास्ट 3 ईयर्स में 41% पे करें. पर ब्रोकर्स में अगेन आपको एक टाइमिंग का एलिमेंट रहता है. सो दिस इज नॉट फॉर पीसफुल इन्वेस्टिंग. अगर आपको पीसफुल डिविडेंड इन्वेस्टिंग करनी है तो हमने 4 कंपनीज की बात करी, वो हैं. बट दीज आर अ बिट सिक्लिकल, जिनके प्रॉफिट्स में एक सिक्लिकलिटी का ट्रेंड रहता है. बट क्योंकि ये एसेट लाइट बिजनेसेस है तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा का सारा अर्निंग्स आर पेड आउट एज डिविडेंड्स. जैसे आप आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के केस में देखते हैं कि 50 to 60% का डिविडेंड पे आउट रेशियो है. Whereas profits have grown from 550 crores to 295 crores and dividend yield is at 4.74%. Similarly, ऐसे एक IIFL Wealth business है जिसका डिविडेंड यील्ड आज 3% के आसपास है एंड जिसके प्रॉफिट्स 380 करोड़ से 649 करोड़ तक आए हैं. सिमिलरली इस केस में एक HDFC AMC भी होएगा, बट HDFC AMC के केस में
प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ी सी स्टैग्नेट हुई है, 2% की डिविडेंड यील्ड है, प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ी सी स्टैग्नेटेड चल रही है इस टाइम पे, बट इफ दे रिकूप द लॉस्ट मार्केट शेयर देन इट कुड ऑल्सो बी अ प्ले फॉर डिविडेंड यील्ड इन्वेस्टिंग। यहाँ पे फिर अगर हम थोड़ी सेफर वे में आते हैं तो सेफर वे में हमारे पास एक टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन आती है जो एक होल्डिंग कंपनी है टाटा कंपनीज की। यहाँ पे 2.35% डिविडेंड यील्ड है। एंड इस कंपनी का अगर आप बेसिकली क्या देखते हैं तो ये होल्डिंग कंपनी है जो टाटा की डिफरेंट कंपनीज को होल्ड करता है एंड ये कंपनी उसके बेसिस पे डिविडेंड पे आउट करती है। सो दीज आर सम ऑफ द बिजनेसेस वी आर लुकिंग जब हम डिविडेंड पे आउट की बात कर रहे हैं। इसमें से 3-4 थोड़े रिस्की आइडियाज हैं जो हमने डिस्कस करे हैं, तो मे बी जो यहाँ पे रिटर्न ऑफ कैपिटल वाले ज्यादा है उनके लिए शायद से वो नहीं हो सकते आइडियाज, आप खुद जज कीजिए। पर कुछ जो सेफर आइडियाज है लाइक HCL हो गया या फिर ITC टाइप्स हो गया या फिर टाटा इन्वेस्टमेंट्स टाइप हो गया, उस पर आप जाके खुद भी आगे रिसर्च कर सकते हैं। सो इसके बाद हम प्रो एंड कॉन की तरफ आते हैं, देन लेट्स कंक्लूड द वीडियो। तो अब हम पहला प्रो डिस्कस करते हैं। तो पहला प्रो क्या है डिविडेंड इन्वेस्टिंग का, कि डिविडेंड इन्वेस्टिंग लीड्स टू अ कंसिस्टेंट स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लोज फॉर द इन्वेस्टर। माने अगर आप 20 लाख का पोर्टफोलियो बनाते हैं, 20 लाख के पोर्टफोलियो पे 4% का डिविडेंड यील्ड है, तो माने 1 लाख रुपीज का डिविडेंड हर साल आपके घर पे आ रहा है, बट उस पर आपको टैक्सेशन भी कंसिडर करना पड़ेगा। या तो सिमिलरली अगर आप 50 लाख का पोर्टफोलियो बनाते हैं एंड उस पर 4% की डिविडेंड यील्ड है, तो आपका ऑलमोस्ट 2 लाख रुपीज का डिविडेंड हर साल घर आएगा एंड फिर उस पर आपको टैक्सेशन कंसिडर करना पड़ेगा। सो दैट इज वन थिंग। सेकंड थिंग क्या है डिविडेंड यील्ड इन्वेस्टिंग में, कि आपको काफी सारी स्टेबल कंपनीज मिलेंगी। यू विल फाइंड कंपनीज व्हिच आर वेरी स्टेबल इन नेचर एंड यू विल आल्सो फाइंड कंपनीज जिनके जो मैनेजमेंट है आपके साथ वेल्थ शेयर करना चाहती है। सो दिस इज द सेकंड की प्रो ऑफ द डिविडेंड इन्वेस्टिंग। थर्ड की प्रो क्या है डिविडेंड इन्वेस्टिंग का, कि इवेंचुअली यील्ड पर इनिशियल स्टॉक प्राइस एट विच यू बॉट द स्टॉक इंक्रीजेस मैसिवली। तो माने इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर आपने हिंदुस्तान जिंक आज से कुछ साल पहले अगर आपने पावर ग्रिड लिया होता है 80 रुपीज पे एंड 80 रुपीज पे आज पावर ग्रिड ऑलमोस्ट 14 to 15 रुपीज का डिविडेंड दे रहा है, तो ऑलमोस्ट डिविडेंड यील्ड पावर ग्रिड के एक स्टॉक पे इनिशियल बाइंग प्राइस पे 15 to 16% चली गई है। तो जो आपका फर्स्ट बाइंग प्राइस है उस पर आपकी डिविडेंड यील्ड बहुत हाई हो जाती है। इस वजह से जब वॉरेन बफेट की भी बात करते हो कोका कोला को सेल नहीं करते, क्योंकि कोका कोला की उनकी फर्स्ट बाइंग प्राइस पे आज डिविडेंड यील्ड 80 to 85% हो चुकी है, जिससे वो क्या करते हैं कि वो दूसरे एसेट्स खरीद लेते हैं। फॉर अ लार्ज इन्वेस्टर दिस कुड बी अ गुड स्ट्रैटेजी। जैसे हमने इंडिया में जो राधा कृष्णा डमानी जी हैं इनके केस में देखा है कि उन्होंने कैसे VST इंडस्ट्रीज में लास्ट 20 ईयर्स से इन्वेस्ट कर रखा है, क्योंकि वहां पे उनको कैश फ्लोज आते हैं, उन कैश फ्लोज को कोई और भी यूसेज कर सकते हैं, क्योंकि VST इंडस्ट्रीज का भी डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है। बट हमने इस केस में क्यों नहीं कंसिडर करा, क्योंकि VST इंडस्ट्रीज के जो कैश फ्लोज या प्रॉफिट्स हैं बहुत ही स्लो ग्रोइंग इन नेचर है। एंड फाइनल प्रो अबाउट द डिविडेंड यील्ड इन्वेस्टिंग इज कि इट एड्स टू योर कैश फ्लो, माने आपकी पैसिव इनकम बनाने में हेल्प करता है। बट नाउ व्हाट आर द कॉन्स अगेंस्ट द डिविडेंड यील्ड इन्वेस्टिंग। पहला कॉन है कि इंडिया इज अ ग्रोथ मार्केट एंड अगर आप यंगस्टर्स हैं इस चैनल को देख रहे हैं तो आपने देखा होगा कि हम ग्रोथ स्टॉक्स को कवर करते हैं जो कंपनीज ग्रो कर रही है। तो इन कंपनीज के डिविडेंड हो सकता है उतनी ज्यादा तेजी से ग्रो ना करें, क्योंकि कंपनी की अर्निंग्स बहुत तेजी से ग्रो करती है। तो पहला कॉन ये कि आपको बहुत ही स्लो ग्रोइंग कंपनीज मिलेंगी डिविडेंड यील्ड के अंदर। सेकंड कॉन क्या रहता है डिविडेंड यील्ड इन्वेस्टिंग में, कि गलती से आपने खराब टाइप की कंपनी ले ली जिसका आप डिविडेंड यील्ड के चक्कर में उसके अंदर चढ़ गए, तो ये भी हो सकता है कि आप खराब PSU के अंदर फंस जाए या फिर आप ऐसी खराब सिक्लिकल कंपनी में फंस जाए जहां पे प्राइस ही इतना एरोड हो जाए कि आपका डिविडेंड एक तरीके का बेफालतू हो जाएगा उस केस में। सो दिस इज द सेकंड कॉन ऑफ डिविडेंड यील्ड इन्वेस्टिंग, कि आपको थोड़ी सी एक्सपर्टीज तो चाहिए स्टॉक पिकिंग के अंदर। थर्ड कॉन ऑफ डिविडेंड यील्ड इन्वेस्टिंग इज कि अगर आपका कंपनी यहाँ पे एक वर्चुअल साइकिल फॉलो करती है कि री इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश फ्लोज इनटू बिजनेस ही करे, तो बिजनेस को ही ज्यादा अच्छे से ग्रो कर सकती है। सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस व्हाई मैं पर्सनली कभी भी डिविडेंड यील्ड इन्वेस्टिंग नहीं करता, बट क्योंकि डिविडेंड का कॉन्सेप्ट हमने आज तक चैनल पे कवर नहीं करा था, इसलिए मैंने आप सबके लिए कवर करा। विद दिस वी एंड द वीडियो एंड इसमें हमने इस वीडियो के अंदर हमने क्या डिस्कस करा कि क्या डिविडेंड्स होते क्या, डिविडेंड यील्ड क्या होती है, डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होती है, what type of companies to avoid while looking for dividend payouts या फिर dividend yield। हमने फिर देखा स्ट्रक्चरल कंपनीज एंड डिविडेंड यील्ड, हमने सिक्लिकल कंपनीज देखा, थोड़ी शैलो सिक्लिकल भी देखी, वहां पे ज्यादा रिस्क भी हो सकता है। फिर हमने बात करी कि एट दी एंड हमने फिर ये भी देखा कि प्रोज एंड कॉन्स क्या है डिविडेंड यील्ड इन्वेस्टिंग के। एंड फाइनली मैंने आपके साथ ये बात बताया कि मैं क्यों नहीं करता, बिकॉज आई थिंक कॉन्स आउटवे द प्रोज, क्योंकि यहाँ पे भी मेरे को बार बार ट्रैक करना पड़ेगा कि एक्चुअली में वो कंपनी के कैश फ्लोज ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या क्या कहीं वो कंपनी वैल्यू ट्रैप तो नहीं बन गई। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको ये वीडियो कैसी बनी, एंड विशिंग यू एंड योर फैमिली अ हैप्पी दिवाली फ्रॉम द SOIC टीम साइड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द वीडियो। होप टू सी इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ SOIC। जय हिंद।